अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाब पर जारी कशमकश की। तो नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेने के मामले पर फैसला सुना दिया। अदालत में PTI के वकील सलमान अकरम राजा और गवर्नर के वकील बैरिस्टर आमिर जावेद ने दलाइल पेश किए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हिदायत की कि वह सुहेल आफरीदी से आईनी तरीके से हलफ लेने का अमल मुकम्मल करें। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि सुहेल आफरीदी कल शाम 4 बजे तक हलफ ना लें तो इसी दिन सूबाई असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ ले सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि आईनी तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं होगी। फैसले के बाद PTI के कारकुनों में जोशो खरोश देखने में आया और नारेबाजी की गई और जश्न मनाया गया। PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर और दीगर रहनुमा हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फैसला खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाब से पैदा होने वाले सियासी बहरान को सुलझाने में अहम कदम है। अब ये देखना बाकी है कि गवर्नर आईनी जिम्मेदारी के मुताबिक सुहेल आफरीदी से हलफ लेते हैं या स्पीकर ये अमल अंजाम देते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज रात हर सूरत बस पहुंच जाऊंगा। गवर्नर के पास अपना जहाज नहीं होता। मजीद क्या कहना था, पहले वो सुन लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं देंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। इंशाल्लाह मैं आज रात किसी भी टाइम पहुंचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट PTI रहनुमा असद कैसर का इस बारे में कहना था कि आज कानून की फतह हुई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा सूबा वॉर जोन है, हमें सूबे को जंग से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मजीद बोले 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज का फैसला दलेराना है। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट होंगे हमारे साथ एडवोकेट जहांगीर जदून साहब और शाहिद खान, नुमाइंदा सुनो न्यूज़ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा इस सारी कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ही जब नए CM का इंतखाब हुआ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, तो उसके बाद गवर्नर ने चूंकि सूबे से बाहर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को भी पता था कि गवर्नर पहले से ही अली अमीन गंडापुर के जो इस्तीफ़ा है उस पर जो है वो लीतुलाल से काम ले रहे हैं, तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में कल ही जो है यहाँ पे एक दरख्वास्त दी है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को। ये कोई रिट नहीं होती बल्कि ये एक दरख्वास्त होती है कि चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियार है वो इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करे और गवर्नर जो है वो हल्फ नहीं ले रहे, तो इस वजह से किसी को भी नामिनेट करके नई वज़ीर आला से जो है हल्फ लिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ जब इस दरख्वास्त पर समाअत हुई तो दोनों जानिब से दलाइल पेश किए गए। सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे और जो नून लीग की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वो मौजूद थे। दोनों ने दलाइल दिए। तो गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने ये कहा कि गवर्नर साहब से पता कर ले कि वो कब तक आ रहे हैं। तो आज जब उनका जवाब आया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर साहब जो है वो कल पेशावर पहुँच रहे हैं और अली अमीन को भी तलब किया है। वो उस इस्तीफ़ा के बाद देखेंगे कि आया वो क्या करेंगे। तो शुकूक व शुबात पे फिर जो है दलाइल दिए गए और जब महफूज पे फैसला जो है अभी थोड़ी देर कबल जब सुनाया गया तो चीफ जस्टिस ने उस पर ये कहा कि कल यानी कि बुध 4 बजे तक गवर्नर जो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए नई वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ ले। अगर 4 बजे तक हल्फ नहीं लिया जाता तो फिर उन्होंने आर्टिकल 255 का वो हवाला देते हुए अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए और स्पीकर बाबर सलीम सवाती को जो है वो अपना नुमाइंदा मुंतखब किया और ये कहा कि अगर 4 बजे तक गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो बाबर सलीम सवाती जो है नई वज़ीर से हल्फ ले। तो ये उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान उन्होंने इसको फतह जो है करार दिया। दूसरी जानब अपोजिशन की जानब से जो मौलाना लुत्फुर रहमान थे उन्होंने भी आज गुज़िश्ता रोज़ जब CM का इंतखाब हुआ तो उसके खिलाफ पिटीशन दायर किए यहाँ पे और उन्होंने उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गुज़िश्ता रोज़ जो इंतखाबात हुए थे वो गैर आईनी थे, क्योंकि पहले से जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर उसका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं हुआ और उस पर शुकूक शुबहात है। उसके लिए कल जो है उसको अली अमीन गंडापुर को गवर्नर ने बुलाया है। तो इसलिए उससे कबल इस्तीफ़ा मंजूर होने से कबल जो गुज़िश्ता रोज़ जो नए CM के इंतखाबात हुए तो वो गैर आईनी है। उसका ये मौक़िफ़ था जिस पर जो समाअत है उस दरख्वास्त पर कल तक मुलतवी कर दी। तो उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो सामने आ गया है और कहा गया है कि कल शाम 4 बजे तक नौ मुंतखब वज़ीर आला जो हैं सुहेल आफरीदी उनसे हलफ लिया जाए। अच्छा, दूसरे केस के बारे में क्या तफसीलात हैं? लुत्फुर रहमान ने जो केस फाइल किया है उस बारे में कहिएगा, क्या अपडेट सामने आई हैं अभी तक शाहिद?
जी बिल्कुल, मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान जो कि अपोजिशन है और अपोजिशन में JUI के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वो अपनी पार्टी के पार्लिमानी लीडर भी है। गुज़िश्ता रोज़ के इंतखाबात में वो CM के उम्मीदवार भी थे, यानी कि सुहेल अफरीदी के मुकाबले में मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान भी एक उम्मीदवार थे CM शिप के लिए। ताहम उन्होंने उस वक्त जो है मामले जो इंतखाबात थे उससे बाइकाट किया हुआ था अपोजिशन में, तो उसमें वो भी शामिल थे। तो आज जो है मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया और यहाँ पर पिटीशन दायर की है और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गुज़िश्ता रोज़ जो इंतखाबी अमल हुआ, जो इंतखाबात हुए हैं, वो गैर आइनी है, क्योंकि अली अमीन गड्डापुर अभी तक वज़ीर आला है और आइन की रूह से उनका इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं हुआ। तो एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरा वज़ीर आला मुंतखब करना गैर आइनी अमल है। इस वजह से इसको कालादम करार दिया जाए, यानी गुज़िश्ता रोज़ जो नए CM के इंतखाब हुए तो उसको कालादम करार दिया जाए, जिस पर मुख्तलिफ किस्म के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उन्होंने भी दलाइल दिए हैं और मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान के जो वकील उन्होंने भी दलाइल दिए, जिस पर कार्रवाई के बाद जो है समाज जो है कल तक जो है मुलतवी कर दी गई है। और ये बताया गया है कि जो मुतालबा उसमें सामने आया था मेन वो यही था कि सुहेल अफरीदी की जो नामिनेशन हुई है, जो उनका इंतखाब हुआ है गुज़िश्ता रोज़, वो अमल गैर आइनी है, तो इसलिए उसको कालादम करा। अब उस पर कल जो है उस दरख्वास्त पर भी समाअत होगी, लेकिन उस समाअत से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फैसला जो है उसके हक में आया है। ठीक है, उस समाअत से पहले ही फैसला सामने आ गया। हमारे साथ ही रहेगा जहांगीर जदून साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आपके ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, आइनी हदूद की अगर हम बात करें, कानूनी सूरत इख्तियार की बात करें, तो ये किस हद तक दुरुस्त है? दूसरा, अदालत ने गवर्नर को सुहेल अफरीदी से हलफ लेने की हिदायत दी है। क्या इस मामले में गवर्नर के पास कोई कानूनी मनफी इख्तियार मौजूद है? प्रिया, देखिए, गवर्नर ने जानबूझ के इसको डिले किया है, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की है और वो इस प्रोसेस को सबोटेज करना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने बर वक्त मुदाखलत की है। और ये भी जो 26वीं तरमीम थी, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 255 है, 255 है, उसकी जो सब आर्टिकल 2 है उसमें अमेंडमेंट की गई थी कि अगर जिस बंदे ने हलफ लेना है वो किसी भी वजह से, एनी रीजन, इम्प्रैक्टिकेबल हो कि वो आउट ऑफ कंट्री है या वो बीमार है या वो जिस तरह अभी ये जानबूझ के नहीं लेना चाह रहा था बज़ाहिर, तो उसमें फिर वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ द जो हाई कोर्ट है इन केस ऑफ प्रोविंस एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ फेडरेशन जो है वो किसी शख्स को नॉमिनेट कर सकता है। तो अब उन्होंने जब ये ऑब्वियसली वो उनके पास मेजॉरिटी थी, उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया। इसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि आया जो रिजाइन है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखें ना, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है कि आप रिजाइन देंगे फिर वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। ये तो आईनी पोस्टें हैं। जब एक बंदा रिजिग्नेशन देता है और लेने वाला एक्सेप्ट करता है कि जी पहुंच आया है, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, इसमें कोई अबाम पैदा नहीं होता। तो उन्होंने जो गवर्नर है जानबूझ के मतलब इसमें रखने डाले हैं। कभी कहता है जी उसके सिग्नेचर नहीं मिलते, कभी ऐसा हुआ है कि गवर्नर वज़ीर आला को बुला के जी वो उसका वेरीफाई कराया जी कि आपने रिजाइन दिया है। इस तरह नहीं होता। जब उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जी रेजिग्नेशन जो है मैंने दे दिया है, असेंबली के फ्लोर में भी उसने कहा है, फिर उसने अपना वोट भी कास्ट कर दिया है नए वज़ीर आला के लिए, तो इसके बाद क्या अबाम रह जाता है? ये जानबूझ के इसको डिले कर रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ है कि हाई कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है और उन्होंने कहा जी कल 4 बजे गवर्नर जो है हर सूरत में हलफ ले। तो अगर वो नहीं लेता तो ऑटोमेटिकली स्पीकर जो है वो हलफ लेगा। लेकिन आप थोड़ी देर पहले, थोड़ा अरसा पहले देखें, जब रिजर्व सीटों पे इनका जो स्पीकर था वो अगर हलफ नहीं ले रहा था तो उस सूरत में फिर कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नर को, गवर्नर ने बड़ी खुशी से हलफ ले लिया। तो अभी रिवर्स हो गया काम, गवर्नर ने नहीं अगर ना लिया कल 4 बजे हलफ, तो स्पीकर असेंबली जो है हलफ लेगा और वज़ीर आला जो है अपनी ऑफिस को ऑक्यूपाई कर लेगा कल। बिल्कुल जदून साहब, बहुत खूबसूरत बात की आपने। इस सारी सूरत में हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने नौमुंतखब वज़ीर आला के इंतखाब को कलअदम करार दिया है और एक अलहदा दरख्वास्त जमा कराई हुई थी। अब इस फैसले के बाद उस दरख्वास्त की कोई कानूनी हैसियत है? मेरे ख्याल में देखें ना, अगर चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि ड्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ द KPK, अगर उसने हलफ का कह दिया है कि वो इस अंडरस्टैंडिंग में पहुंचा है कि शायद इलेक्शन जो है वो ठीक हुआ है, तो अगर कोई प्रोसीजर इन इरेगुलरिटी हो भी हो तो वो आर्टिकल 69 के तहत जो है वो किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकती। तो ये नहीं, वैसे ही अगर इनको मेजॉरिटी मिल जाती तो ये कहते इलेक्शन ठीक है, वोटें इनके पास ही नहीं है, बंदे वो तोड़ नहीं सके, इन्होंने कोशिश की है या किसी जराये से कोशिश करते रहे होंगे। तो अब मेरे ख्याल में इनकी ये पिटीशन जो है वो स्ट्रेट वे इन्फेक्चुअस भी हो गई है और डिसमिस होनी चाहिए। अब अगर हलफ ले लेता है वज़ीर आला
तो क्योंकि हलफ जो लिया गया है वो कोर्ट की डायरेक्शन पे लिया गया है अंडर आर्टिकल 255(2), तो मेरे ख्याल में तो अब इनका केस जो है वो नहीं बनता और इनका केस जो है वो खारिज होना चाहिए और होएगा। ठीक है। अच्छा, इस दरख्वास्त के फैसले में हम देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी की हम जो कारकर्दगी की अगर बात करें तो क्या उस पर कोई असर पड़ सकता है, हलफ बर्दारी पर कोई असर पड़ सकता है अगर नेगेटिव फैसला आ जाता तो? नहीं, हलफ बर्दारी तो कोर्ट ने कहा है ना, उस पर किस तरह असर पड़ सकता है? कोर्ट दूसरी कोर्ट से तो नहीं करती। या तो इसके आर्डर को जो आज कोर्ट ने चैलेंज किया, ये आर्डर चैलेंज करते जी कि ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं आर्डर देना चाहिए, तो फिर कोई बात होती है। अब वो इलेक्शन जो है वो तो अभी पहले वो ऑक्युपाई करेगा, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं जी इसका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो फिर कोई कोर्ट जो है आगे, मेरा नहीं ख्याल कि एक दफा एक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो है फिर वो को वारंटों की होगी, वो आप प्रोसीजरल जो है वो इरेगुलरिटी को चैलेंज करे भेगे जी कि ये होल्ड नहीं कर सकता पब्लिक ऑफिस, रीजन क्या है, ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई नहीं बनती, ऐसी की मंतक नहीं बनती। तो बहरहाल इनको ये उम्मीद थी कि हो सकता है आज जो है वो चीफ जस्टिस ये ऑर्डर न करे हलफ लेने का, फिर इसको असल में ये तूल देना चाह रहे थे, वो तूल देने के दौरान ये चाह रहे थे कि कोई मेंबर टूट जाए, लेकिन वो तो मेंबर अब पीटीआई से नहीं टूटे। तो अब तो मेरे ख्याल में इनको मानना पड़ेगा कि वज़ीर आला जो है वो इलेक्टेड है, कोई चारा नहीं है, अब ये इस फैसले को मानना पड़ेगा और अब कल 4 बजे तक हलफ लेना होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साबिक जनरल जहांगीर जदून साहब और हमारे नुमाइंदा शाहिद खान, और सारे मामले बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक अहम मौजू पर बात करेंगे। मुरीदकी में मजहबी जमात के पुरतशद्दुद इज्तिमा ने अमन व अमान को शदीद नुकसान पहुँचाया। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद मुश्तिल हुजूम ने पुलिस पर पथराव, पेट्रोल बमों और किलो वालों से हमले किए। मुतादिद मकामात पर फायरिंग भी हुई। झड़पों में एक पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों एहलकार जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक वाक़या मुनज़्ज़म नौयत का था और इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी मजहबी जमात की क़यादत पर आयद होती है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए, जबकि साद रिजवी और दीगर अहम रहनुमा मौके से फरार हो गए। इंतजामिया ने ऐलान किया कि रियासती रिट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर में मजहबी जमात के इज्तिमा और एहतजाज के बाद तातुल का होने वाली ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस सर्विस को बहाल कर दिया गया है। एहतजाज के बायस बंद रास्तों को भी खोल दिया गया है। मजीद जानते हैं, हमारे पास मौजूद है नुमाइंदे इमरान भट्टी जो इस वक्त मुल्तान रोड पर मौजूद है। इमरान, कहिएगा लाहौर की सूरत हाल कैसी है? रोड्स क्लियर कर दी गई हैं, स्कूल्स को भी खोल दिया गया है? जी बिल्कुल, मजहबी जमात के एहतजाज के बायस जो बंद रास्ते थे आज उनको खोल दिया गया है। ख़ास तौर पर मुल्तान रोड था, इसके ऊपर कंटेनर लगाए गए थे, तमाम रास्ते जो बंद थे और यहाँ पे जो है ऑरेंज लाइन सर्विस जो है वो भी गुज़िश्ता 4 रोज़ से मुअत्तल थी। आज जो है ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है इसको भी बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस स्टेशन जो थे वो बंद किए गए थे, शादरा से लेकर जो है गजूमता तक उनको भी बहाल किया गया है। आज तमाम जो निज़ाम ज़िंदगी है इसको मामूल के मुताबिक लाने की कोशिश की गई है। मजहबी जमात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के बाद जो है शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है एहतजाज किया गया था। पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से उन रास्तों को भी क्लियर कर दिया गया। शादरा का मुकाम था, दरोगा वाला, फिर इसी तरह फ़िरोज़पुर रोड और दीगर मुकामात थे। सिर्फ एक पॉइंट जो है मुल्तान रोड के ऊपर जो मजहबी जमात के हेडक्वार्टर की जानिब रास्ता जाता है, चौक जो है वहाँ पर अभी भी कंटेनर तो मौजूद है, वहाँ पे अभी भी पुलिस के एहलकार तैनात हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार है वो तैनात है और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बहाल कर दिया। तमाम रास्ते जो है वो क्लियर कर दिए गए। ठीक है, लाहौर के तमाम जो रोड्स हैं वो क्लियर हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र बंद होने वाले रास्ते खुल गए हैं। जुड़वा शहरों की बंद सड़कें खोल दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नईम झुंझुआ। नईम, बताइएगा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके गिरदोनवाज जितने भी एरियाज़ रस्ते में आते हैं, अगर हम GT रोड की बात करें, खारियाँ, चनाब पुल की बात करें, जेहलम, वो तमाम रास्ते खोल दिए गए? आज 5वां रोज़ है जो रास्ते बंद किए गए थे। मजहबी जमात की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, लाहौर से उन्होंने यहाँ पे आना था और जुमेरात की रात को कंटेनर्स यहाँ पे मुख्तलिफ सड़कों पर पहुँचाए गए और सुबह के टाइम, जुम्मे के टाइम बंद कर दिया गया। और इस्लामाबाद का जो रेड जोन है उसको भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया था। हमेशा की तरह जिस तरह रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाता है, लेकिन एक रास्ता जो मारगला रोड का है उसको खुला रखा जाता है। किसी ने एम्बेसी जाना है, किसी ने सरकारी दफातर में जाना है या होटल्स में जाना है,
तो वो रास्ता जो है वो मखसूस है मारगला रोड वाला, जहाँ से रेड जोन में एंट्री ली जा सके। इस्लामाबाद में अभी तक 7 से 8 मुकामात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर बंद हैं और अंदर जो शहर में रास्ते बंद किए गए थे उनको खोल दिया गया है। लाहौर और गिरदनवा के पंजाब के जितने भी रास्ते बंद थे वो खोल दिए गए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी, उनसे जानते हैं सारी सूरत हाल के हवाले से। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि मुरीदके में जो सूरत हाल पेश आई वो किस नुक्ते पर बिगड़ी? क्या पुलिस की जानिब से पहले बातचीत करने की कोशिश की गई या नहीं, या मुजाहिरीन पहले से ही तसादुम की जहन बनाकर आए हुए थे? जी बिल्कुल, वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, बल्कि सरतोड़ कोशिश की कि पुरअमन तरीके से ये मामला सुलझाया जाए। लेकिन जो दूसरी जानिब जो पुरतशद्दुद लोग थे उन्होंने किसी तरह से उनकी बात नहीं मानी और वो पहले से ही ये जहन बनाकर चले थे कि वहाँ पर जाकर तोड़ फोड़ करनी है, इमलाक को नुकसान पहुँचाना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अहलकारान हैं उनको भी मारना पीटना है। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने भी फिर भी एक रेजिस्टेंस जो होती है, जो शो करना होता है थोड़ा सा कि जी तहम्मुल मिजाजी का जो उन्होंने किया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा, लेकिन उसके बावजूद वो पुरतशद्दुद हुए। पुरतशद्दुद होने के बाद उन्होंने तशद्दुद किया, तशद्दुद का रास्ता अपनाया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। उसके बाद जो है उन्हीं से असला छीना हुआ, यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो पुलिस के एहलकारान थे उन्हीं का असला छीन कर उन्हीं पर ऊपर जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी अपने जिस तरह शुरू में बताया कि दर्जनों के एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए, कईयों को एक SHO जो थे वो शहीद हो गए। अब वो असला जब उनका फोरेंसिक कराया गया, सारे असले का गोलियां लगी जिनको, वो तमाम जो है वो सरकारी असले की गोलियां थी। कोई भी बंदा जो है वो सरकारी एहलकार अपने आप को तो गोली नहीं मारेगा, बड़े कॉमन सेंस की बात है ये। लेकिन ये सारा मामला जो है ये बिगड़ा वहाँ से, क्योंकि इनका यही था कि जब सारा मामला हल हो गया, फ़लस्तीन के अंदर अमन कायम हो गया, अमेरिका ने वहाँ पे सारा मसला हल करा दिया, सदर ट्रंप ने मुआहदा साइन कराने के लिए पहुँच गए और उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब भी कर दिया, तो फिर किस लिए ये सारा कुछ एहतजाज हो रहा है? जो कि गज़ा पे तो अमन हो गया। वो लाहौर से चलते वक्त ही उनका एक जहन बना हुआ था, नेगेटिव जहन था उनका कि हमने हर हाल में तशद्दुद करना है लोगों पर, हमने इमलाक को नुकसान पहुँचाना है। इस पर मैं आपको अगली बात भी बता दूँ शहरबानों के, इसमें एक जो काम है कि जो दोनों उनके रहनुमा हैं साद रिजवी और अनस रिजवी जो हैं, उनका पहले वो से बताया तेरा सुराग लगा लिया गया उनका। जी बिल्कुल 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 उनका सुराग लग गया था और उनको कहा गया कि वो अपने आप को कानून का नाफिज करने वाले इदारे या कानूनी जो वहाँ पे लोग हैं, पुलिस है, दीगर इदारे हैं, उनमें से किसी को भी हवाले अपने आप को कर दें। खुद से कर देंगे तो शायद कोई उनमें थोड़ी सी बचत उनकी हो जाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने आप को नहीं किया और अब बाकायदा उनको जो है वो गिरफ्तारी डाली जाएगी। चूँकि जो ये मामला हुआ है उनको ज़ख्मी करने के एहलकारों को और जो शहीद हुए हैं उनका केस तो दर्ज होना है, उनका लहू किसी के हाथ तो जाना है, तो वो इसलिए उनको बार बार ये कहा गया और तंबीह की जा रही है कि वो अपने आप को कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने पेश कर दें या उनके सामने सरेंडर कर दें, ताकि उनके साथ कानून के मुताबिक तमाम आइनी तकाजे और कानूनी तकाजे और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा सके। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद या आज या किसी वक्त भी रात को वो अपने आप को कानून के हवाले करेंगे और उसके बाद जो है कानून अपना रास्ता अपनाएगा और जो लोग भी जख्मी हुए हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा अदालती अहकाम के बाद। जी भट्टी साहब, आखिर में अगर हम आपसे पूछें, क्योंकि ये सारे मामलात को आप बहुत गहरे तरीके से और बारीक बीनी से देखते हैं, तो मौजूदा हालात में क्या अब ये मामला जो है ये थम गया है या दोबारा इस तरह का वाक़या हो सकता है? देखिए, बात यह है कि जिसके लिए उनका एहतजाज था वो तो मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया, बल्कि वहाँ तो तमीर नौ का इंतजामात हो रहे हैं। वहाँ पे तो लोग इस बात पे खुश हैं, फ़लस्तीनी भी और जो गज़ा के लोग थे वो इस बात पे खुश हैं कि हमारा एक घर दोबारा से तमीर होंगे, उसके लिए एड फराम की जा रही है। मामला है कि आप अपने ही मुल्क में इस किस्म का काम करते हैं। ये पुलिस की गाड़ियाँ किसकी हैं? ये लोग जो सड़कों पर राहगीर फिर रहे हैं ये किसके हैं? जो वहाँ पर सड़कों पर मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, बसें हैं, या वो जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो क्रेन्स हैं या जो उनके वो जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं वो किसकी हैं? वो हमारी हैं। अब उनको क्यों तोड़ रहे हैं? मामला ये है कि एक बात तय है कि हुकूमत ने और रियासत ने ये बात फैसला कर लिया है कि जो शख्स भी कानून को हाथ में लेगा उससे आनी हाथ से निपटा जाएगा। अब इस तरह की किसी किस्म की भी कोई मिस एडवेंचर कोई करेगा तो उसको सजा तो मिलेगी। बिल्कुल सजा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ।
लाहौर अरसलान रफीक मौजूद थे, सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि गजा में 2 बरस बाद बिलाखिर तोपों की घनघरज थम गई और गैर मामूली पेशरफ्त के तहत हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस के हवाले कर दिया, जबकि 4 इसराइलियों की लाशें तल अबीब मुंतकिल की गई हैं। यरगमालियों की रिहाई 2 मरहलों में हुई और इसके बदले दर्जनों फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। 38 बसों के जरिए सैकड़ों फ़लस्तीनी गजा वापस पहुंचे, जहां उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे, फूल निछावर किए जा रहे थे, फजा आज़ादी के नारों से गूंज उठी। कई मकामात पर अहले खाना की आंखों में खुशी के आंसू थे और जज्बाती मनाजिर देखने में आए। इसराइली अफवाज के इनखला के बाद मलबा हटाने और रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने की बितलात हैं, जबकि तबाह हाल इमारतें और वीरान बस्तियां तवील जंग की गवाही दे रही हैं। शोहदा की तादाद तकरीबन 68,000 तक पहुंच चुकी है। आलमी सतह पर इस जंग बंदी को खित्ते में अमन की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है, जबकि इसराइल में भी यरगमालियों की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान ने भी गजा के लिए इमदादी सिलसिला जारी रखा हुआ है। NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर 100 टन इमदादी सामान की 24वीं खेप बिस्तर के रास्ते रवाना कर दी गई है, जिसके साथ मजमूई पाकिस्तानी इमदाद 2300 टन से तजावुज़ की गई है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर की डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। आप इसको किस हद तक इत्तेमाद साजी का कदम समझती हैं? और उसके साथ इसराइली फ़ौज की अगर हम बात करें तो इनखला के बाद गजा में जो रिलीफ ऑपरेशन शुरू हुआ है, क्या आलमी बिरादरी इसकी बहाली में मौसर किरदार अदा कर सकेगी? आलमी बिरादरी मौसर किरदार अदा करने के लिए ही शर्म उल शेख में इकट्ठी हुई है, जिसमें 27 ममालिक हैं और 3 दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, OIC, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन, इनके सरबराहान वहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर इन 27 मुल्कों की लिस्ट देखें तो इनमें यूरोपियन ममालिक हैं, फिर इनमें एशिया के ममालिक हैं, इनमें अफ्रीका के ममालिक हैं और तकरीबन दुनिया के सारे बड़े आज़म जो हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन के साथ वहाँ पे मौजूद हैं और अपने डिफरेंट एजेंडाज के साथ वहाँ पे पीस की बात कर रहे हैं। तो जो एक साइड है वो फ़लस्तीनियों के साथ है, वो उनकी बका की जंग लड़ रही है, जो कि बज़ाहिर देखने में लगता है कि बहुत मुहतात तरीके से चल रही है, बहुत सिस्टमेटिकली जो है वो चीज़ों को संभाल रही है। और दूसरी साइड है एग्रेसर की, जो कि ब्रॉडर वेस्ट है, जो कि जेनोसाइड अवेडर्स हैं, जो कि जेनोसाइड फैसिलिटेटर हैं। वो आपको नजर आएंगे वेस्टर्न मीडिया पे भी, वही आपको मीडिया स्पेस भी कवर करते हुए दिखाई देंगे और वो आपको बताते हुए नजर भी आएंगे कि इसराइल कितना इम्पोर्टेंट है, इसराइल को क्यों रहना चाहिए, इसराइली कितने रिजिलियंट हैं। तो आपको इसराइल और अक्टूबर 7 के अलावा कम ही कुछ सुनने में मिलेगा। बहुत दुखी करने वाली बात है, एट टाइम थोड़ा नाउजिएटेड भी आप हो जाते हैं, क्योंकि जब आप रियलिस्टिकली सोचते हैं तो आपके पास ऑप्शन फिर क्या है सिवाय इसके कि इस जो आपके साथ जो 3D 4D चेस खेली जा रही है, आप उसके एक एक्टिव प्लेयर बन जाएं और जितना कुछ आप बचा सकते हैं उसे आप बचा लें। तो आज तय ये पाया है कि पहले और दूसरे मरहले में कि कैदी वापस किए जाएंगे। कैदी जो है वो बहुत एक हफ्ता बाद, अक्टूबर 7 के एक हफ्ता बाद जो है वो कह दिया था हमास ने कि आप कैदी ले लें और आप अपने फौजी वापस कर दें। लेकिन चूंकि इसको प्रोलॉन्ग करना था, वो नेतन्याहू के लिए भी लायबिलिटी थी, तो अब उनका वापस होना या ना होना इंसानियत के हवाले से तो ठीक है, उनके फैमिली और फ्रेंड्स तो खुश होंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्टिव जेनोसाइड इस बात पे हो गया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कैदी इसराइल की जेलों में हैं, उनको वापस करने में बहुत ज्यादा तरद्दुद का सामना किया जा रहा है। जिनमें मरवन बरगूती हैं, पिछले 20 साल से वो जेल में हैं, बहुत कहते हैं वो असले हाजिर के नेल्सन मंडेला हैं, उनको बहुत शदीद अजियतें वहाँ पे दी जाती हैं। फिर इसके अलावा डॉक्टर हैं एक हसाम अबू सफिया, उनको नहीं रिहा किया गया। तो बड़ा पिक एंड चूज करके जो है वो कुछ लोग जो हैं उनकी जो अकूबत खानों में हैं, जो इलीगली वहाँ पे इम्प्रिजेंट हैं। आपने देखिए वेस्टर्न मीडिया ने हमारे जुबान पे भी चढ़ा दिया है कि हमास के पास कैप्टिव हैं, इसराइल के पास प्रिजनर हैं। नहीं, हमास के पास भी प्रिजनर ऑफ वॉर ही थे वो, और इसराइल के पास जो है वो कैप्टिव जरूर हैं फलस्तीनी। तो अब आगे चलते चलते अब गजा को रिहेबिलिटेट करना है, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए, जिसके लिए ट्रंप जो है वो
सादा और साफ अल्फाज में कह चुके हुए हैं कि वो अमीर गल्फ कंट्री वो प्रोवाइड करेंगे, फिर वहाँ पे एक अबूरी हुकूमत का क़याम करना है जिसके लिए सबकी मशावरत होनी है। तो आज वहाँ जो भी हुआ है, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो टेक्निकली वो कुछ भी नहीं था। एक ऐसा लग रहा था कि जैसे एक क्लास है, एक मॉनिटर है, वो बता रहे हैं और सब उनके अकॉर्डिंगली प्ले कर रहे हैं, अपना अपना रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी प्यारी बात थी। क्यों जी। कर रहे हैं? इंसानियत को बचाने के लिए, गजा के लोगों को बचाने के लिए। तो आज के दिन की विक्ट्री ये है कि गजा के ऊपर बमबारी नहीं हुई है, गजा के अंदर इमदाद जा रही है, जेनोसाइड रुक चुका है। कल के दिन देखेंगे कि अब मकार और यार दुश्मन जो है वो कौन सी नई चालें लेके आता है, क्योंकि नेतन्याहू को तो 3 शर्तें उसने ट्रंप के सामने रखी थी कि मुझे डोमेस्टिकली अपनी पॉलिटिक्स के सामने जो है वो सिक्योरिटी नेट चाहिए, कि मेरी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं टूटनी चाहिए। मुझे अगर ये बेन-गुवेर और स्मोट्रेच और इनके हामी निकलते हैं तो मेरी गवर्नमेंट अपोजिशन जो है वो मेकशिफ्ट तरीके से उसको स्टेबल करेगी। दूसरी, मुझे आईसीसी और आईसीजे में से निकाला जाएगा, ये इसराइलियों और दुनिया भर के यहूदियों के लिए बहुत गलत बात होगी। और तीसरी, आपने जब भी इस पूरे प्रोसेस में खड़े होना है किसी भी स्टेज पे, किसी मेंबर पे, आपने इसराइल की बात करनी है, आपने यहूदियों की बात करनी है, आपने नेतन्याहू, हमारा रेटोरिक नहीं खराब करना, हमारा नैरेटिव नहीं खराब करना। तो ट्रंप ने, मुझे लगता है कि इस बात को एग्री किया और वही हमें दिखाई दिया कि वो जहां भी गए वहां पे उन्होंने इसराइल की बात की, नेतन्याहू की बात की। लेकिन हमें पता है कि बिहाइंड द क्लोज डोर क्या हो रहा है। फंडामेंटली इसराइल जो है वो टार्निश हो चुका हुआ है, तबाह व बर्बाद है उसका इमेज। लोग वहां से फ्ली कर रहे हैं। अपनी पॉपुलेशन जो है, विटकॉफ ने नेतन्याहू का नाम लिया तो वो सब बू कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो अब अपनी गारंटियां मांगता फिर रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम तरक्की पजीर मुल्क जो होते हैं, हमने बड़े अपने तरीके से अपने हालात जो है वो संभालने होते हैं। और आपने देखा कि हम कितने बेहतरीन तरीके से आज भी एक इतनी बड़ी काविश का ना सिर्फ हिस्सा है, बल्कि हम और 8 इस्लामी ममालिक ही उसके बहुत बड़े पिलर भी हैं। हम ही हैं जो हर हर जगह पे गारंटियां भी दे रहे हैं, हम ही हैं जो ट्रंप को समझा भी रहे किरदार हैं, भी अदा कभी कर रहे उसकी हैं तारीफ करके, समझा के, कभी किसी भी तरीके से, कि इंसानियत जो है वो एटलीस्ट जो है वो शर्मिंदगी से इस हद तक बच जाए। और आज के दिन हम उसमें कामयाब हैं। बिल्कुल। हमारे साथ ही रहिए डॉक्टर साहबा, एक और अहम मौजू पर आपसे बात करेंगे। वतन अजीज़ के 12 बहादुर सपूत जो अफगान तालिबान हुकूमत बिला इश्तियाल जारहियत के नतीजे में शहीद हुए हैं, इस सारे मामले पर आपसे बात करेंगे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कौम अपने शहदा की मकरूज़ है और इसके साथ उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। रावलपिंडी में नमाज जनाजा में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर जो वज़ीर हैं वो भी शामिल हुए। मशरक़ी सरहद पर भारत की इश्तियाल अंगेज़ियों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इंतहाई ज़िम्मेदाराना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कौम अपने शहदा की मकरूज़ है जिन्होंने अफगान तालिबान हुकूमत और भारत की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए वतन की सालमियत का दिफा किया। इसी पर बात करेंगे डॉक्टर साहिबा आपसे। ये हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से जो जारहियत की गई उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अभी हमने देखा, अभी से कुछ देर पहले भारतीय मीडिया की जानिब से एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया, झूठी खबर चलाई गई। वैसे तो वो झूठ में और झूठी बातें करने में बहुत माहिर हैं। इवन अब तो उनके इन्फ्लुएंसर, उनके यूट्यूबर्स भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि भारतीय मीडिया जो है इसको मत देखें क्योंकि ये खुद से कहानियां गढ़ते हैं और खुद से झूठी खबरें पहुंचाते हैं। तो इस सारे मामले में उन्होंने दोबारा से कहा कि अब जारहियत हो रही है और जंग जो है दोबारा से शुरू हो गई है। क्या कहेंगी आप? देखिए, उनका तो पूरे का पूरा नैरेटिव ही झूठ पे टिका हुआ है और इसका उन्होंने जो भी खमियाजा भुगतना था वो भुगत लिया है। वो हमसे मार खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनको शिकस्त देने में ऑफ कोर्स हमें जान की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और वो हमारे लिए एक बहुत तकलीफ देह बात है। तो इसमें इनको डायरेक्टली जो हमने इनकी पिटाई की वो इनके सामने है। अब ये कोवर्टली जो है वो तालिबान जो ऑलरेडी रेंट टेररिस्ट के तौर पे अपना एक पूरा वेंचर चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या जरूरत है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अचीवेबल गोल्स इकोनॉमिक बनाने की, और चाइना और रशिया के साथ 20-20 साल की हमें बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इमदाद करने की बात कर रहा है, तो क्यों ना अपना चलता हुआ बिजनेस मॉडल ही चलाया जाए। तो उनका तो बिजनेस मॉडल है जिसमें वो ये भूल गए हैं कि यही बिजनेस मॉडल जो है वो हामिद करज़ई ने, और फिर यही जो है वो इनसे पहले वाले जो हैं, उनका नाम मैं एस्केप कर रही हूँ, अशरफ गनी,
उन्होंने भी इस्तेमाल किया था, तो आज वो कहाँ है? तो ये भी करके देख ले, 4 पैसों के लिए ये हमारे ऊपर इश्तियाल अंगेजी करके देख ले। हमारा बाकायदा आर्टिकल 5 के तहत हमारा राइट है जिसका हमने जवाब दिया है, और उस जवाब के बाद ये अब माफिया मांगते फिर रहे हैं। ये गल्फ के कंट्रीज को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसमें उन कंट्रीज ने यहाँ तक कह दिया है कि अपना अपना मसला जो है आपको पहले प्रोवोक ही नहीं करना चाहिए था। तो तालिबान गवर्नमेंट जो है, एक तो उसको ये डिसाइड करना है कि क्या वो एक गवर्नमेंट बनने की अहलियत रखती है, एक इंटरम रिजीम है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम ही नहीं करती है, और हम उसके एडवोकेट और हम अब उसके अपोलोजिस्ट बने फिरते हैं। कभी हम उसके लिए इमदाद मांग रहे होते हैं बाहर से कि अफगानी जो है हमारे सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये तालिबान जो है, ये में से मेजोरिटी अफगानी भी नहीं है, इनको पता होना चाहिए कि ये पानी के ऊपर खड़े हुए, ये किसी भी वक्त फिसल सकते हैं। लोग इनको पसंद नहीं करते हैं अफगानी, हम पे ये गिला और शिकवा करते हैं कि पाकिस्तान से हमें गिला ही ये है कि इन्होंने हम पे तालिबान मुसल्लत कर दिए। तो तालिबान को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि वो आज भी दहशतगर्द के नाम से मशहूर है, और अगर वो एक इंटरम गवर्नमेंट टाइप की कोई चीज बना के बैठ गए हुए हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनको अफगानियों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। उनको अड़ोस पड़ोस में पैसे लेके शरारतें नहीं करनी है, क्योंकि ये शरारतें उनको बहुत महंगी पड़ेगी, और ये हमारे साथ पहली दफा नहीं हो रही है। हमारी बहुत लंबी तारीख है इन शरारतों का जवाब जो है वो इस तरीके से देने का कि फिर मुंह के ऊपर जब पड़ती है तो फिर समझ नहीं आती कि अब कौन सी गर्दन का कौन सा मोहरा जो है वो टूटा है। और यही इस वक्त इनकी हालत है। अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने जो अपना बिल्कुल डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने भारत के किरदार को वाज़ेह बेनकाब किया है और कहा है कि भारत जो है वो TTP और BLA को तैयार कर रहा है और दहशतगर्दी करवा रहा है, पुश्त पनाही कर रहा है इसकी। ऐसी सूरत में क्या अफ़गानिस्तान और भारत के साथ बढ़ती कशीदगी किसी नए बहरान की पेश है? मैं बहरान इन्होंने क्या लेके आना है? ये दोनों ऑड वन आउट हैं, आउटलायर्स हैं। एक उधर से डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है इंडिया, उधर अफगानिस्तान को वैसे कोई नहीं तस्लीम करता, ना कोई मानता है इस गवर्नमेंट को। हम चूंकि हमारा रिश्ता इनके साथ बहुत पुराना है, पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत ज्यादा है, हम इस गलत फहमी से ही बाहर नहीं निकलते कि जी हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, वो समझे या ना समझे। तो ये बहरान वगैरह कुछ नहीं लेके आ सकते। ये सिर्फ दो ऑड वन आउट जो है वो इकट्ठे होकर अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ा मसखरापन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसका ये नतीजा बहरहाल भुगतेंगे। और फिर ये इसी तरह पैरों में गिर गिर के और नतीजा भुगत भी रहे हैं। अफगान तालिबान को पाक फौज ने भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया है और वाज़ेह तौर पर उनको समझ आ गई है कि पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। भारत बेशक आपकी पुश्तपनाही कर रहा है, आपके वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद हैं और उस सारी सूरत में आप पाकिस्तान पर इस तरह की जारहियत कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार में नुमाया कमी देखी जा रही है और इसके वजह से PTCL के ज़ेरे समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल में ख़राबी है, जिसकी मुरम्मत का काम बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम के तहत जारी है। कंपनी के मुताबिक मुरम्मती अमल के दौरान इंटरनेट सर्विस 18 घंटे तक मुतासर रह सकती है। ज़राए का कहना है कि मुल्क के तमाम मोबाइल और इंटरनेट ऑपरेटर्स इस वक्त सुस्त रफ्तारी का सामना कर रहे हैं, ताहम ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल करके मुकम्मल तातुल से बचने की कोशिश की जा रही है। PTA हुकाम के मुताबिक ज़ेर समंदर नेटवर्क में इजाफी गुंजाइश रखी जाती है ताकि किसी एक लाइन में ख़राबी की सूरत में सर्विस बरकरार रखी जा सके। दूसरी जानिब हुकूमत ने मुस्तकबिल में इस नोयत के मसाइल से बचने के लिए नए बैनुल-अक़वामी इंटरनेट लिंक AAE2 केबल सिस्टम में शमूलियत का मुआहिदा किया है, जो 2025 के आखिर तक फ़ाल होगा। इस मंसूबे से पाकिस्तान की इंटरनेट गुंजाइश 14 टेराबाइट्स फी सेकंड तक बढ़ने की है। फिलहाल शहरियों से अपील की गई है कि मुरम्मती काम मुकम्मल होने तक सब्र और तहम्मुल से काम लें और ज़रूरी ऑनलाइन सरगर्मियों के लिए मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करें। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं मोहम्मद मनाफ साहब। मनाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले ये कहिएगा, ज़ेरे समंदर जो केबल की ख़राबी है संगीन नौयत इख्तियार करती जा रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अब कहा गया कि 18 घंटे तक अब इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुअत्तल रहेगी। इसमें कुछ पाकिस्तानी मासूमाना सा सवाल करते हैं कि कहा जाता है कि शार्क जो है ना वो आती है और पाकिस्तान की केबल को खा जाती है। तो क्या शार्क को सिर्फ पाकिस्तान की केबल नज़र आती है? असल में देखें, एक चीज आप ये लगा ली, जितनी भी केबल्स हैं, चाहे SW4 हो गई, IMEWE हो गई, EEE1 हो गई,
और भी दूसरी हो गई, ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं गुजरती, ये पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। कुछ अफ्रीका से कनेक्टेड है, कुछ सिंगापुर की तरफ से कनेक्टेड है, कुछ दुबई से, कुछ इजिप्ट से। लास्ट टाइम जो मेजर इंसिडेंट हुआ था 2 हफ्ते पहले, वो यमन की तरफ हुआ था। अब पाकिस्तान में देखिए मेंटेनेंस की बात हुई है, पीटीसीएल ने कल जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें कहीं भी मौतली का नहीं कहा, लेकिन एक सर्विस डाउनग्रेडेशन रिक्वेस्ट हम भेजते हैं। सर्विस डाउनग्रेडेशन का मतलब ये होता है एडवांस में वार्निंग दे रहे हैं कि सर्विस डाउनग्रेड हो सकती है। इसमें कहीं पे भी पीटीसीएल ने ये नहीं कहा कि डाउन होगा। जो खबर फेसबुक पे जो चल रही है, जिस तरह पोर्ट्रे हुआ था कि टोटल इंटरनेट डाउन है, आपके सामने मैं जूम पे आराम से बात कर रहा हूँ, आई डोंट सी एनी इशू। अभी मेरी कोई तकरीबन 15 मिनट पहले हमारी अपनी पाशा की बहुत सारी कंपनीज हैं, 2000 प्लस कंपनीज हैं, जिनसे अभी ये रिक्वेस्ट की गई कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताए, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो लास्ट टाइम जो एक इंटरनेट इशू आने वाला था, वहां से भी हमारी दोपहर को मुझे कंफर्मेशन आई है एवरीथिंग इज ओके। हाँ देखिए थोड़ा बहुत डाउनग्रेड होता है, बट पाकिस्तान सिंगल केबल पे का मोहताज नहीं है। पीटीसीएल के पास 3 फाइबर केबल्स हैं और उनमें से एक केबल के ऊपर जो है मेंटेनेंस जारी है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो एंट्री पॉइंट है वो ट्रांसवर्ल्ड की अलग है, उसकी 2 फाइबर केबल अलग है, और साइबरनेट का जो है उसका पीस की जो केबल है वो एक अलग है। तो पाकिस्तान के पास मजबूरी तौर पर इस वक्त 5 अलग अलग फाइबर केबल्स हैं, 5 अलग अलग लिंक है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि सिर्फ पीटीसीएल की एक केबल की वजह से कुछ किसी हद तक उसके सारिफ जो है वो मुतासर जरूर हुए, बट सरप्राइजिंगली इतने नहीं हुए जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप इसको कह लें यहाँ पे यूज टू हो गई, वरना प्रैक्टिकली ना होने के बराबर हमें असर पड़ा। यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बताना जरूरी समझता हूँ, बिटवीन द पीटीसीएल एंड ट्रांसवर्ल्ड ये 2 हमारे एंट्री पॉइंट हैं, दोनों का आपस का जो लिंक है वो इतना ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है, हम डिपेंड कर जाते हैं एक प्रोवाइडर के ऊपर कभी कभार। तो ये मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इस सिलसिले में भी कोई काम करें, हमारा अपना इंटरकनेक्ट जिसको हम कहते हैं उसको बढ़ाएं, ताकि इंटरनली हम आपस में सही तरह काम कर सकें। ठीक है। मुनाफ साहब, हमने देखा कि जब भी ऐसे मामलात होते हैं तो जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना होता है। ऐसी सूरत में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान के पास क्या कोई बैकअप मौजूद है, कोई ऐसा सिस्टम है, इतना मजबूत सिस्टम कि ऐसी खराबियों के बावजूद मुल्क में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद ना हो? जो गो कि अभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मुकम्मल तौर पर भी बंद हुआ। मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि इंटरनेट कई बार इशू हुआ है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह फाइबर केबल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह राउटिंग है। फाइबर केबल में मसले जरूर आए हैं, लेकिन स्टिल हम लोग ओवर 50% ऑफ द कैपेसिटी काम कर रहे थे। बीच में चंद चीजें इम्प्लीमेंट की गई हैं। मैं आपको इसकी मिसाल ले लेता हूँ यहाँ पे कि जब एक नई फायरवॉल पाकिस्तान ने शुरू में लगाई थी, उसकी मेंटेनेंस करते वक्त बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स आई थी। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आई थी कि हम लोग यानी कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो एक मेंटेनेंस फेज में गुजर रही थी, चीजों के फेज में गुजर रही थी। वहां पे हम टोटल बैक डाउन हो गए। लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला नहीं है कि 5 अलग अलग फाइबर्स हमारे पास आ रही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम टोटल आउट है। लास्ट टाइम जो यमन वाली फाइबर थी उसके अंदर 2 या 3 फाइबर एक साथ कटी थी, बट स्टिल हम टोटल उसमें नहीं है। तो उससे आपके लिए 50% हम स्टिल कैपेसिटी पे थे। तो अभी भी ऐसा नहीं देखें, एक राउट हमारे पास सिंगापुर का आ रहा है, एक राउट हमारे पास दुबई का आ रहा है। तो ये 2 राउट तो आपके पास क्लियर विजिबल है, एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, और दोनों के अलग अलग लैंडिंग स्टेशन भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पे, एटलीस्ट मेरी पिछली 10 साल मुझे नहीं कभी रिकॉल हो रहा कि पाकिस्तान में 100% कभी भी आउटेज आई हो। हाँ, क्योंकि एक प्रोवाइडर की वजह से कैपेसिटी उसकी इतनी बढ़ जाती है दूसरे प्रोवाइडर पे कि वो ओवर सैचुरेटेड हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको जहां पे आपकी कैपेसिटी अगर 500 जीबीपीएस की है और दूसरा प्रोवाइडर आपका 1.5 जीबीपीएस पे और 1.5 जीबीपीएस हट जाए, तो सारा लोड आपका 0.5 जीबीपीएस पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली वो तो फ्लो आपका, वहाँ आपकी ट्रैफिक बढ़ गई तो स्लो डाउन तो वहाँ होगा। इसलिए अगर ट्रैफिक जाम, आप शाहर फैसल पे अगर आप जाते हैं कराची में और शाम के 5 बजे का वक्त है, तो उसको आप 6 की रो भी कर देंगे तो भी वो जाम होनी है, उतनी ट्रैफिक आ जाती है यहाँ पे। तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ ये सिचुएशन नहीं है कि बिल्कुल ही नॉकआउट हो जाए। हमारे पास रिडंडेंसी अवेलेबल, और अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है स्टारलिंक के साथ भी बातचीट कर रही है। तो होपफुली लेट्स सी इन द फ्यूचर इंशाल्लाह हमारे पास सैटेलाइट। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हुकूमत ने जो AEE 2 इंटरनेशनल केबल सिस्टम में शमूलियत का ऐलान किया है, इस मंसूबे के हवाले से बताइएगा, किस तरह से काम करेगा, क्या ये फ़ायदेमंद होगा? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारा इंटरनेट या यूजेज दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हमारा यूट्यूब का यूजेज बहुत ज़्यादा है, हमारा जो सोशल मीडिया के यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है।
तो हमारी बैंडविड्थ पाकिस्तान की मुसलसल इंक्रीज हो रही है और होती रहेगी। अभी तो आप जो 5G का जब लाइसेंस आएगा तो आपकी बैंडविड्थ और एक्सीड होगी। अभी 4G के हमारे पास लाइसेंस चला, इसके अलावा जो फाइबर की लाइन है, कंपनीज की लाइन है, आप ये देखें कि हमारे जो लोकल ISPs है अब इवन 1 Gbps तक की होम में ऑफर कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि आज से 3 साल पहले यही सर्विस किसी के पास अगर 10 Mbps भी होता तो बहुत बड़ी बात होती है, 10 Mbps, और यहाँ पे अब हमारे प्रोवाइडर्स है वो 1 Gbps तक ऑफर कर रहे हैं, होम कनेक्शन, नॉट इवन अ CIR कनेक्शन। तो डेफिनेटली वी नीड टू इंक्रीज अवर कैपेसिटी। ट्रिपल AE2 भी आ रहा है, इसके अलावा पीस का भी जो पीस की जो केबल है उसका भी एक सेकंड जोन जो है वो आ रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर विल बी सीइंग अ ठीक लॉट है, ऑफ तो फिर आने वाले वक्त में इंक्रीमेंट मजीद बेहतरी आएगी और इस तरह के मामला जो है वो पहले से बेहतर ही मुकम्मल तौर पर इंटरनेट के बंद होने की इतलात आई थी लेकिन नहीं बंद हुआ। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर सिक्योरिटी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन मोहम्मद बनाफ साहब और सारे मामले में गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, मुल्क में सोने की कीमत ने एक बार फिर तारीख रकम कर दिया। आज भी सोना हज़ारों रुपये महंगा हो गया। ऑल पाकिस्तान सराफा ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोना 6,900 रुपये इजाफे से 4,35,100 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जबकि 10 ग्राम सोना 5,916 रुपये बढ़कर 3,73,028 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोने के निर्खों में $69 का इजाफा हुआ है, जिससे फ़ी औंस कीमत $4,140 तक जा पहुंची है। बिजनेस रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोना मुसलसल महंगा हो रहा है और इसकी बुनियादी वजह अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तजारती कशीदगी के साथ अमेरिका में सूद की शरह में मुमकिन कमी है। बिजनेस रिकॉर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अब तक सोने की आलमी कीमत में 56% तक इजाफा हो चुका है और अगर यही रुझान बरकरार रहा तो 2026 तक सोना $5,000 फ़ी औंस की सतह तक जा सकता है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर के मरकज़ी बैंक इस वक्त बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं, जिससे मार्केट में तलब मज़ीद बढ़ रही है। सोने की इस तारीखी महंगाई ने जहां जेवरात की सनत को मुतासिर किया, वहीं आम सारिफ के लिए भी ख़रीदारी तकरीबन नामुमकिन होती जा रही है। इस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन पहले ये कहा जाता था कि सोना जो है इंसान की पहुंच से दूर हो चुका है। अब तो हकीकत में जिस तरह से सोने के निर्ख बढ़ रहे हैं, सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। 4,35,000 तोला पर तोला जो है वो सोना मिल रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमाद मकसूद साहब, चेयरमैन और पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन। हमारा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सोना जो है वो $4,071 फ़ी औंस बढ़ चुका है। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हम देख रहे हैं इसकी बढ़ते हुए। मज़ीद आप क्या समझते हैं, इसमें तेज़ी आएगी या फिर यहीं पर रुक जाएगा? मोहतरमा, मैं आपकी ज़रा तस्हीह करूंगा। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सोना न्यूज़ का, आपने मुझे लिया लाइन पे। अच्छा, आज जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो 4190 को टच करके ना स्पॉट में जो गोल्ड स्पॉट चल रहा होता है उसको टच करके आई हैं, और लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में जो गोल्ड की प्राइसेस जो हैं आज जो है ना ऑल टाइम हाई जो है इंटरनेशनली भी और ऑल ओवर पाकिस्तान भी 4,44,000 के ऊपर प्राइसेस गई हैं। तो ये एक्चुअली इंटरनेशनली ये हो रहा है। इसमें हमारा जो सराफा एसोसिएशन है, ये गोल्ड के जितने भी दुकानदार हजरात हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। इंटरनेशनली जो है मार्केट जो है ना एक नए से नया हाई लगा रही है और हिस्टोरिकल हाई लगा रही है। अगर हम पिछले 1.5 माह देखें ना तो पिछले माह जो अर्ली डेट्स थी, ये गोल्ड जो था 3600 पर चल रहा था पर आउंस, और विद इन मंथ एंड हाफ बिकम 4190, यानी कि $4200 के करीब अमान साहब, एक तो ये कहिएगा कि इसके बढ़ने की मेन रीज़न क्या है, कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? दूसरा, जो लोग ईंटें खरीदते हैं उनके बारे में तो हमने सुना है कि फ़ायदा होता है। जो ख़वातीन जेवरात खरीद के घर बैठी हुई हैं उनको भी इससे फ़ायदा है या नुकसान है? ऑब्वियसली मैं आपने एक वक्त में 2 सवाल किए, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। जी जी। एक्चुअली जो ये इंटरनेशनली जो प्राइसेस बढ़ रही है ना, इसमें 2 वजूहात है मेन। एक तो इंटरनेशनली जो जंगो जदूल हो रही हैं, जो टेंशन है उसकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और सेकेंडली अमेरिका एंड चाइना की जो आपस में बिटवीन जो टैरिफ वॉर चल रही है। अभी रिसेंटली जो है ना फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज की ना इसने, तो इसने $4,010 पे इसने मार्केट क्लोज की।
और ट्रम्प साहब का बयान आ गया कि हम जो है ना टैरिफ जो है ना 100% इम्पोज करने लगे हैं चाइना पे। उस न्यूज़ को जो है ना जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लेके इसके अंदर इन्वेस्ट किया, और जो सोना जो है ना विद इन 1 डे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन के अंदर मार्केट जो है $100 मूव करे। तो एक दिन के अंदर $100 मार्केट मूव कर रही है, जो कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो इसके अंदर जो आने वाले प्रोग्राम्स में भी आपसे बात करेंगे। सोने को पर लग चुके हैं 4,04,000 पर तोला आज की कीमत बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।